हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एम स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं सोनू सर आपको कल यानी कि पिछली वीडियो में वर्णमाला के बारे में बताया था, यानी कि हिंदी वर्णमाला के बारे में बता रहा था। उसका एक पार्ट आपके सामने वीडियो के रूप में आपको मिला है, और जो जिसका सेकंड पार्ट है यानी कि आज जो हम पढ़ाने जाएंगे, तो अभी हम व्यंजन की बात कर रहे थे। यानी कि पिछली वीडियो में हमारा क्या था, हम व्यंजन की बात कर रहे थे। तो व्यंजन में कुछ आपको हमने बता दिया था, यानी कि कुछ क्या लगभग बता दिया था। अब जो चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है, यानी कि जो मेन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है, जानने वाली जो बात है, वो अब शुरू होगा, जो आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि जो पेपर में पूछा क्या जाता है। एक्चुअली पेपर में हिंदी वर्णमाला से टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि क ख दे देगा, ग घ अंग तक दे देगा, और 4 दे दिया, मान लीजिए क ख ग घ। तो इसमें आपको पूछ लेगा कि इसमें से कौन से दो, यानी कि कौन से दो सघोष व्यंजन हैं, या कौन से दो अघोष व्यंजन हैं, या कौन सा इसमें से अल्प प्राण में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन आपके सामने आता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे वर्त से व्यंजन कौन से होते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछ लेगा कि दंथोष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो में यही सब हम आज डिस्कस करेंगे, जिसको आप देखिए और अच्छे से समझिए। आपका फोकस थोड़ा सा हमारी तरफ होना चाहिए कि हम क्या समझा रहे हैं। तो अब आप देखिए हिंदी वर्णमाला, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार फिर, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला यही हमारा टॉपिक था कल का, जो पिछली वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे। तो आज हम देख रहे हैं कि हमने कल आपको बता दिया था स्वर कितने होते हैं। तो स्वर एक्चुअली में स्वर जो होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। कल हमने डिस्कस कर दिया है इस पे। अब इसमें एक बार मैं इसको भी लिख देता हूँ, अ आ ई उ री ए ओ औ। और दो जो मैंने इसमें छोड़ा है वो ये देख लीजिए, अंग और अह, जो स्वर में काउंट नहीं होते हैं तो स्वर, लेकिन ये स्वर में काउंट, संख्या में काउंट नहीं होते हैं। इनका अलग से जो नाम दिया गया है, और ये क्यों वो नाम दिया गया है, ये पिछली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछली वीडियो से आप देख के उसको समझ सकते हैं। तो हम स्वरों की संख्या लिखे हैं 11, और स्वर कितने हैं ये बता दिया। अब एक चीज़ आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा व्यंजन को अभी हम रोक देते हैं, और जानना ये ज़रूरी है कि मात्राएं कितनी होती है, क्योंकि सारा खेल मात्राओं का है। आप हिंदी जब से पढ़िएगा, जहाँ भी पढ़िएगा, कोई भी पत्रिका, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी किताब, कुछ भी उठाइएगा, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे जर्नल किताबें हो, कोई भी उठाइएगा, आप उसमें कहीं ना कहीं मात्राओं से ही आप शब्दों को पढ़ सकते हैं। और मात्रा का ज्ञान होना बिल्कुल ज़रूरी है कि आपकी हिंदी वर्णमाला के अंदर मात्राएं कितनी होती है। तो कल के वीडियो में हमने मात्रा के बारे में आपको बताया ही नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, और यही मिस्टेक से कल से गलती से छूट गया था, इसके लिए सॉरी। और आज देख लीजिए मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में मात्राएं होती हैं 10। अब 10 कैसे होती हैं, तो ये आप समझिए, समझने की बात है। अब ये यहाँ देखिए, जो अ है, अ में तो कोई मात्रा नहीं है, अ तो सिंपली अ है, और यहाँ से मात्रा शुरू नहीं होती है। मात्राएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो मात्राएं आपकी शुरू होती हैं यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ के तक, यानी कि आ से लेकर औ तक, ये टोटल 10 हुए, और निकल गया बाहर क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। और ये जो टोटल है आ से लेकर औ तक, आ ई उ री ए ऐ ओ और औ, तो ये 10 मात्राएं होती हैं। इसीलिए इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, टोटल मात्राओं की संख्या 10 होती है। अब ये जो है अंग और अह, ये मैंने इसको आपके मतलब सामने मैंने कल ये रखा था कि इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये होते क्या हैं, इन वर्णों को क्या बोला जाता है। तो ये वर्ण को मैंने बताया था नाम कि अयोग वाह बोला जाता है, क्योंकि इनका कोई सजातीय योग नहीं होता, इसलिए ये अयोग वाह में आते हैं। परंतु ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोग वाह बोला गया है।
तो यहाँ तक क्लियर है, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आज जो हम व्यंजन की बात कल कर रहे थे, हम फिर पुनः एक बार व्यंजन पे आते हैं। और व्यंजन में क्या है, तो कल हम बात कर चुके थे क्या, आप देखिए ये क ख ग घ अंग या अड़ भी बोलते हैं इसको, च छ ज झ य, फिर इसको बोलते हैं ट ठ ड ढ अण। ये देखिए ये सब वर्गों की बात कर रहे हैं जो कल हम आपको पढ़ाए थे, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग। अब आप इसके बाद आता है त वर्ग, त थ द ध और न। उसके बाद आता है प वर्ग, तो प फ ब भ और म। तो यहाँ तक कल हम देखे थे। इसके बाद भी हम देख चुके थे क्या, ये देख चुके थे य र ल व, और एक ये भी देख चुके थे स स स और ह। हमने आपको कल बताया था, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो स श और स ये तीन है, इन तीनों का उच्चारण में बिल्कुल अंतर है, यानी कि तीनों का उच्चारण अलग अलग, मतलब हमारा जो मुख है इसमें जो भी हम साउंड इसका जब साउंड निकालते हैं अलग अलग जगहों पे इस पर क्या है, प्रेशर पड़ता है और तभी ये साउंड आती है बाहर। तो इसीलिए ये बड़ा स, उसके बाद ये उससे छोटा और इससे छोटा, यानी कि तीनों स को यहाँ पे क्या होता है, हमारे भारत में ऐसा है कि इन तीनों स को लोग एक ही समान बोल देते हैं, एक ही समान बोलने का काम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों अलग अलग बोले जाते हैं। जो सही शुद्ध बोलता है वो तीनों को अलग अलग बोलता है। तो यहाँ तक हम व्यंजन की बात हम जब किए थे तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे और हमने ये भी बता दिया था कि कौन क्या है। तो एक बार आपको पुनः हम बता देते हैं कि इसमें बात क्या थी। अब ये देख लीजिए, यहाँ मैंने इसको बोला था कंठ, इसको मैंने बोला था कंठ, इसको बोला था तालव्य, यही ना बोला था जी। उसके बाद बोला था मूर्धा यानी कि मूर्धन्य, ये सब व्यंजन है मूर्धन्य। उसके बाद हमने बोला था दंत, उसके बाद बोला था ओष्ठ। पिछली वीडियो में यही तो बताया था मैंने। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो क च ट त प यानी कि कचट तप, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कचट तप, यानी कि ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये थ वर्ग, ये प वर्ग है। अब ये प वर्ग में देखिए जो म तक है, यहाँ तक जो भी हम कल आपको बताए थे तो इनकी संख्या हमने आपको बता दिया था कि टोटल 25 हैं। और मूल व्यंजन की बात जब हम कर रहे थे तो हमने मूल व्यंजन को कितना कहा था, 33 कहा था। तो ये जो 4 हैं, ये 4 हैं, यानी कि ये 4 और ये 4, ये 4 हो गए। अब हम आज जो मेन आज बात करना है वो क्या करने हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये नीचे आपको हम दिखाते हैं कि आज की मतलब आज क्या करना है। आप देखिए यहाँ पे एक ये आता है, ये छ त्र ज्ञ और स्र। स्र आप लोगों ने बहुत बार लोग सोचते होंगे ये स्र को इसमें कैसे काउंट किया जाता है, लेकिन ये भी वर्णमाला का ही पार्ट है, ये भी वर्णमाला में ही गिना जाता है और इसी को लेके ही बावन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देख लीजिएगा, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी तो आप इसको देख लीजिए, इसमें जो ये ड और अढ़ है तो यहाँ पे एक ऐसे लिखा जाता है अढ़ और अढ़, जैसे अड़ और अढ़ ये दो हैं तो ये इसी में काउंट होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये विकसित व्यंजन, इनको विकसित, इसमें इसको बाद में विकसित किया गया है, ये विकसित व्यंजन है। तो इसके नाम क्या क्या होते हैं, ये इसका नाम भी तो जानना जरूरी है। तो आप देख लीजिए इसका नाम क्या क्या होता है। इसको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, या इसको गौड़ व्यंजन भी लिख सकते हैं, गौड़ व्यंजन, या उत्क्षिप्त व्यंजन भी लिख सकते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। इनके 3 नाम हैं। अड़ और अढ़ को हम द्विगुण व्यंजन भी बोल सकते हैं, गौड़ व्यंजन भी बोल सकते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोला जा सकता है इसको। तो तीनों नाम में से अगर आपको पेपर में ये पूछ देगा
कहीं भी ऑप्शन में ये जोड़ा देकर और पूछ देगा कि इसमें से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं या गौड़ व्यंजन कौन से हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ये तीनों चीज़ जो है, तीनों नाम है इसी के हैं, इसी मतलब व्यंजन के नाम हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे आते हैं, तो इसको देख लीजिए। इसका अगर हम विन्यास करेंगे तो विन्यास होता है ऐसे, आधा क प्लस यानी कि धन ये वाला स यानी कि मूर्धन्य स, यहाँ पे होता है आधा त और धन र, त्र हो गया। ये होता है आधा ज धन य और ये होता है आधा स और र। ये विन्यास है इसका। आप देख सकते हैं इसको कि कैसे बना है, इसमें 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 और इसमें। देखिए क और स को मिला के छ होता है, यानी कि जो छ बोला जाता है क्षत्रिय वाला छ, कौन सा? क्षत्रिय वाला छ। और उसके बाद त्र। कभी भी हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम आपको बता देते कि जैसे कहीं भी ऐसे लिखा जाता है, तो आप कभी भी ये मत सोचना कि इसमें पूरा त और आधा र लगा हुआ है। इसमें पूरा र है और आधा त है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको, आधा त और पूरा र, त के नीचे हलंत लग गया तो ये क्या हो गया, ये आधा त हो गया और पूरा र। तो इसको हम क्या होता है, अब देखिए ये एक पूरा वर्ण है और ये आधा वर्ण है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेढ़ अक्षर का हो रहा है, तो इसको हम डेढ़ अक्षरी भी नाम दे सकते हैं। लेकिन जो इसका मूल नाम है वो क्या है, तो मूल नाम देख लीजिए इसका क्या है, तो इसका मूल नाम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। और इसमें एक और टिपिकल वर्ण है जो जोड़ा गया है, और इसको तो संयुक्त में ही आता है, लेकिन इसका एक नाम है, इसको हम बोल देते हैं श्रमिक वाला, यानी कि श्रमिक वाला, तो इसको बोल देते हैं मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन। अब देख लीजिए, आपको टिपिकली याद करना है। अगर स्र को पूछ दे, सिर्फ स्र दे दे और पूछ दे कि इसमें से मिश्रित व्यंजन कौन कौन है, मतलब मिश्रित व्यंजन कौन सा है, और इसमें से देकर और इसको एक डाल दे, तो आपको पेपर में कौन सा सही करना है, मिश्रित व्यंजन आ जाए तो भी स्र है, संयुक्त व्यंजन में भी स्र ही होगा, यानी कि संयुक्त व्यंजन में भी पूछेगा तो पेपर में आपको स्र चाहिए, यानी कि स्र वहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि दंतोष्ठ क्या होते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन क्या होते हैं, तो देखिए क्या होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि ये व हो गया और ये फ के नीचे नुक्ता लग गया, इसको नुक्ता बोलते हैं, जो बिंदी यहाँ साइड में लग जाती है। ये फारसी वर्ड में लगते हैं, ज़्यादातर फारसी वर्ड आप देखिएगा, फारसी शब्द देखिएगा, उसमें ये नुक्ता लगा होता है। तो नुक्ता लगा, तो जैसे अब मैंने सिंपली जो ये फ है इसको हम बोल लेते हैं फ। तो इसमें क्या होता है, दोनों जो लिप्स हैं आपस में टच करती हैं, उस जब ये वाला फ बोलते हैं। लेकिन इसको बोलने के लिए हमारा निचला होठ जो है, निचला होठ क्या हो जाता है, थोड़ा सा वृत्ताकार हो जाता है और निचले दांत का हिस्सा का सहारा लेता है। जैसे आप बोलेगा तो व खुद बोल के देखिए, व ये वाला होठ क्या है, वृत्ताकार मुड़ रहा है और पूरा दोनों होठ नहीं खुल रहा है। और फ ऐसे बोलिएगा तो ये आपका वृत्ताकार। इसीलिए इसको हम दंत, यानी कि निचला दांत का हिस्सा और निचला होठ का हिस्सा लिए, इसलिए हम इसको दंतोष्ठ में रखते हैं, यानी कि व और नुक्ता वाले फ को दंतोष्ठ बोला जाता है। अब एक आपके सामने आएगा क्वेश्चन कि पेपर में पूछ देता है कि वर्त से व्यंजन क्या होते हैं। कई लोग उसको वर्तस से बोल देते हैं, लेकिन वर्तस से गलत वर्ड है, वर्त से होता है। और वर्त से कैसे होता है, तो यहाँ देख लीजिए, वर्त से यहाँ समझा देते हैं, आधा तो आधा सौ और ऐसे ऊपर रेफ रहता है। वर्त व्यंजन क्या है, ये वर्त व्यंजन। अब होता क्या है वर्त, तो एक आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, स ज र ल, और इस ज के नीचे नुक्ता लगा होता है यहाँ पे साइड में, और ये चार अलग अलग वर्ण हैं, और यही चार को सजरल हम आपस में लिख दिए। और आप कहिएगा तो इसको हम यहाँ से मिटा के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सजरल, इसी को वर्त से व्यंजन बोला जाता है, यानी इसको दंतमूल भी कहा जाता है। इसका एक नाम क्या है, दंतमूल भी कहा जाता है इसको, दंतमूल। दंतमूल व्यंजन है ये, क्या है,
दंतमूल व्यंजन स, ज, र, ल। अब ये ध्यान रखिएगा, जो सिंपल ज होता है उसको हम ज कह देते हैं, सिंपली ज, जहाज वाला ज। लेकिन जब हम ये नुक्ता वाला ज बोलते हैं, वर्त से बोलते हैं, तो हम दांत के नीचे से दंत मतलब ज दांत के जड़ और जीभ को टच करती है तो उसको ज की आवाज आती है, जर्जराहट होनी चाहिए उसमें, ज जेड वाला जेड। जैसे हम बोल देते हैं ना मोदी जी की जेड सिक्योरिटी मिली है, यानी कि 7th लेयर या 5th लेयर की सिक्योरिटी होती है, उसको जेड सिक्योरिटी नाम दिया जाता है। और आपके सामने है दंतोष्ठ व्यंजन व और नुक्ता वाला फ, वर्त्स व्यंजन सामने है जिसको हम बोलते हैं स, ज, र, ल। ये 4 हैं, ये दंतमूल यानी कि वर्त्स व्यंजन है। यही समझने वाली इसमें चीज थी। अब समझना क्या है, अब सबसे जो इसमें टिपिकल है, आप ये सोच रहे होंगे सर ने बता दिया था 52 पूरे होते हैं, तो कैसे ये 52 टोटल हो गए। तो आपके सामने आपको थोड़ी बहुत तो मैथ आती होगी, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इसको खुद भी जोड़ सकते हैं, और आप नहीं जोड़ेंगे तो मैं जोड़ के बता देता हूँ। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए कितने होते हैं। तो मान लीजिए ये ऐसे है, हमने यहाँ इसको मिटा दिया। अब टोटल काउंट करके हम आपको दे देते हैं, काउंट करेंगे तो देखिए कैसे होता है। स्वर कितने थे? 11। मैंने मूल व्यंजन बोले थे 33। कल आप वीडियो जो पिछली वीडियो थी उसमें आप देख सकते हैं मूल व्यंजनों की संख्या हमने 33 बताई थी, ठीक है। उसके बाद जो य, र, ल, व ये सब इसमें ही आ जाते हैं, य, र, ल, व और अंतःस्थ व्यंजन और स, स, ह उस व्यंजन, ये सब जोड़ करके ये मूल व्यंजन आते हैं, तो ये 33 हो जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, ये जो अड़ और अढ़ है ये 2 होते हैं, इसको नाम दिया जाता है द्विगुण। तो द्विगुण देख लीजिए कितने हैं, द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2 हैं, ओनली 2। और उसके बाद अयोगवाह कितने हैं? 2। अयोगवाह कितने हैं? 2। और 11, 33 कितने हो गए? 44। 44 और 2 46 और 46 2 48। अब बच क्या गए? तो आप देख लीजिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? ये तो हमने छोड़ा था ना, तो ये 4 हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 52। टोटल आपके 52 आंसर दिख गया कि 52 है टोटल वर्णमाला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने सब पढ़ा दिया, वर्णमाला का सारा टॉपिक पढ़ा दिया, कुछ भी इसमें छोड़े नहीं है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर आ सकता है। और आप इस पर अगर अच्छे से केंद्रित होकर और फोकस होकर आप वीडियो को समझिएगा तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसमें आप क्या कीजिएगा, अगर अच्छे से पढ़िएगा तो आप एसएससी जीडी का जो आपका 25 क्वेश्चन आएगा ना, मेरा दावा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 25 में से 25 भी ले सकते हैं। आप हमारे वीडियो के साथ साथ चलिएगा, आपको बिल्कुल 25 में 25 दिलाने का वादा हम करते हैं और इसकी गारंटी भी हम देते हैं। तो आप ये समझ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ने सारा पढ़ा दिया, पूरा वर्णमाला खत्म कर दिया 2 पार्ट में, लेकिन वर्णमाला का परिभाषा तो सर ने बताया ही नहीं। तो सिंपली आप भी समझ रहे हो कि वर्णमाला क्या होता है। अब ये जो भी सजा के लिखा गया है, इसी को अब देखिए क्या है, क्रम में है ना, सारे क्रम में है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और पिछली वीडियो में मैंने जो लिपि के बारे में बात किया था कि लिपि क्या होती है, तो लिपि जो व्याकरणविदों ने, या आज के हजारों साल पहले जब आदिमानव थे, जब सिर्फ वो इशारों में बातें कर रहे थे, उनको ये ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ तो बोले कि जो भी हम साउंड निकाल रहे हैं उसको कुछ चिन्ह देना चाहिए। तो जब से जैसे मानव का विकास हुआ तो उन्होंने इसको चिन्ह दे दिया। जैसे अ बोला गया तो अ को ऐसे चिन्ह दे दिया, आ बोला गया तो ऐसे, वैसे ही क ख ग को ऐसे उन्होंने, इसी को हम लिपि बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था हाल के किसी पेपरों में, अब पेपर का तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किस पेपर में, लेकिन पेपरों में क्वेश्चन आया था कि लिपि चिन्हों की संख्या टोटल कितनी होती है, यानी कि टोटल कुल लिपि चिन्ह कितने हैं। तो वहाँ पे बच्चे गड़बड़ हो गए थे, कुछ लोग कुछ और कर दिए थे, कुछ और कर, या ये भी बोल दिए थे उसमें एक ऐसे, मतलब लिपि चिन्ह के बारे में पूछ दिया था कि लिपि चिन्हों की संख्या टोटल कितनी है, तो उन्होंने गड़बड़ कर दिया। हालांकि यही लिपि चिन्ह है, सारे यही लिपि चिन्ह है। आप देख लीजिए स्वर से लेकर व्यंजन तक पूरी लिपि।
तो आपने देखा यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, कमेंट करिएगा अगर कमेंट करने का इरादा हो तो। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर सकते हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आप देखिए यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण क्या होते हैं, इसी के बारे में अभी हमको जानना है। तो अब यहाँ से हम इस टॉपिक को मिटाते हैं, यानी कि जो भी ये लिखा गया है बोर्ड पे आपके सामने, इसको हम मिटा देते हैं और अब आपको हम समझाएंगे सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, एक बार पूरा का पूरा मिटा देते हैं। जिससे मैंने इसको मिटा दिया, क्योंकि थोड़ा सा जगह चाहिए उसको समझाने के लिए, इसको मिटाना ज़रूरी है। आपके पास तो ऑप्शन है, वीडियो में आप पीछे भी जा सकते हैं, बैक जाके इसको आप देख सकते हैं, और अगर एक बार में समझना है तो आप बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है नहीं, ये वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम बात करने जा रहे हैं जो मेन थिंग है, जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है इसका, यानी कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात है वो जो सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है, सघोष और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण किन किन वर्णों को बोला जाता है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले तो राइटिंग करनी पड़ेगी इसकी, उसको हम लिख देते हैं आपके सामने, छ, त्र, ज्ञ और ये वाला श्रमिक वाला स्र। यहाँ तक आप देख सकते हैं, पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, आप वीडियो में देख चुके हैं। अब इसी पे हमको बात करना है। अब अगर सबसे पहले अगर बात कर लें तो एक जो चीज़ है वो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। जो च वर्ग में ये जो 4 वर्ण हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों वर्ण को कुछ विद्वानों ने, यानी कुछ व्याकरणविदों ने इनको मान्यता दे दिया और किताबों में इनको लिख दिया। और आज की किताबों में आपके सामने देखिएगा, किताब खोलिएगा तो आपके सामने कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा कि जो 4 है, च से झ तक, ये क्या है, इसको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी। इसका नाम दिया गया है स्पर्श संघर्षी। क्यों दिया गया है? जब इसको बोलते हैं, जब इसका साउंड निकालते हैं तो हमारी जो जबान है, जिह्वा है, पूरे मतलब इसको क्या तालू से रगड़ खाती है और रगड़ खा के हवा बाहर आती है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी का नाम दिया गया है। यहाँ हम डिनोट करा देते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी ये क्या है? ये जो 4 हैं ये स्पर्श संघर्षी हैं। अब क से लेकर आप देख लीजिए, क से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक, यानी कि क से लेकर यहाँ तक, प यानी कि प वर्ग या म तक लेकर। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और ये अलग है, ये एक में समझ लीजिए, और ये अलग। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझिए। अब यहाँ देखिए, अब हम बात कर रहे थे आपसे सघोष और अघोष की, अल्प प्राण और महाप्राण की, और ये जो क से लेकर म तक है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये तो आपको क्लियर है। अब आप देखिए अघोष क्या है। अब यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं अघोष और सघोष, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, और यहाँ लिख देते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब अघोष सघोष में पहले अंतर समझ लीजिए। अघोष क्या होते हैं? जिस वर्ण को बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है ना, उसको अघोष बोला जाता है। और जिस वर्ण को बोलने में, यानी कि कम समय नहीं, सॉरी, अघोष वो होते हैं, वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कहीं किसी प्रकार का कंपन महसूस नहीं होता, कंपन नहीं होता, इसीलिए इसको अघोष बोला जाता है। लेकिन जब सघोष की बात करते हैं तो सघोष वो वर्ण होते हैं जिनको हम अपने
मुख से निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्र में क्या होता है, थोड़ा सा कंपन होता है, इसीलिए इसको सघोष बोला जाता है, सघोष वर्ण। अब यहाँ पे समझना क्या है, इसमें से देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ भी, ये सब में सबको बताएंगे कि ये कौन से सघोष में आते हैं और कौन से अघोष में आते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जरूरी क्या है, तो ये देख लीजिए, पहले इसको हम नंबरिंग में कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 का जोड़ा है, पहले इसमें समझ लीजिए। तो अघोष कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ पे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, उसमें आप कई सारे ट्रिक्स पढ़ते हैं, तो मैं वही ट्रिक्स यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 और 5 हो गए। तो यहाँ से क ख च छ ट ठ त थ द, ये प फ, यहाँ तक क्या है, ये अघोष में आते हैं, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, उसके बाद तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम इसको बांट कर आपको दिखा देते हैं, क और ख, और यहाँ जो ये है, ये टोटल अगर इसको हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं। समझ में आ गया होगा कि ग घ अंग, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष होता है और पहला और दूसरा अघोष होता है। ये ठीक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो प्राणों की, यानी कि हम प्राण वायु के जो आधार पे बोलते हैं वो क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण। क्या होते हैं अल्प प्राण? अगर आपसे कोई पूछ दे अल्प प्राण क्या होता है, तो अल्प प्राण का मतलब देखिए, कोई भी वर्ण जब हम बोलते हैं तो उसमें समय कम लगता है, हमारी मुख से जो हवा निकलती है उस पर जोर कम पड़ता है, कम जोर पड़ता है, कम दबाव पड़ता है, इसीलिए उसको अल्प प्राण कह देते हैं। और जिस वर्ण को बोलने में हमारे मुख से निकली हुई वायु पे कम यहाँ पड़ा था उसमें ज़्यादा पड़ता है, यानी कि ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए उसको महाप्राण। और ऐसे ही बोल सकते हैं, जिसको कम समय लगे बोलने में उसको अल्प प्राण, जिसमें ज़्यादा समय लगे बोलने में उसको हम महाप्राण कह देते हैं। तो महाप्राण की संख्या कौन कौन सी थे, तो ये भी इसका ट्रिक है, 1 3 5 और यहाँ पे 2 और 4। देख लीजिए यही ट्रिक है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ से हम समझ लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि मैंने यहाँ भी दे दिया 1 2 3 4 5। अब आप देखना क्या है, देखिए 1 3 5 और 2 और 4। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ट्रिक देख लीजिए, यहाँ से बिल्कुल समझ आएगा। 1 3 में क्या होगा, त द और न, उसके बाद थ और ध। बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक महाप्राण और अल्प प्राण तो समझ में। अब हम बात करेंगे क्या, अल्प प्राण और महाप्राण की हम बात कर रहे थे। अब अगर ऐसे आपको समझ में ना आता हो तो आप सिंपल मैथ जब पढ़ते हैं तो आप मैथ में समझते हैं विषम संख्या और सम संख्या, यानी कि ऑड नंबर और इवन नंबर। इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं और ऑड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं। तो ये विषम ही तो है, ये विषम संख्या है। विषम में देख लीजिए, विषम संख्या में देख लीजिए, आपके विषम संख्या में जो भी वर्ण आ रहे हैं इसमें से वर्गों में से, उसमें देख लीजिए क्या है, 1 3 5 यानी कि त द और न। और सम संख्या में देखिएगा तो क्या आ रहा है, 2 और 4, तो थ और ध। क्लियर, यही आपको इसमें समझना है ट्रिक। अब बात करते हैं य र ल व। अब देखिए ये अंतस्थ व्यंजन है, ना ही तो ये स्वर में काउंट होते हैं और ना ही तो ये व्यंजन में काउंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया अंतस्थ व्यंजन। और इसमें अलग अलग व्यंजनों के नाम है, जैसे य और व। य और व जो है ये क्या है, ये अर्धस्वर होते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन होता है, र लुंठित व्यंजन पहले भी बता चुका हूँ। और अब ये यहाँ पे बात करना है कि ये किस में आते हैं, ये अल्प प्राण हैं, अघोष हैं या सघोष हैं। तो आप खुद बोल के देखिएगा, य र ल व, इसको बोलने में कम समय लगता है तो ये अल्प प्राण होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होगा, अब अल्प प्राण में यहाँ हम लिख देते हैं य र ल और व। ये क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण तो है लेकिन ये है क्या, अल्प प्राण है परंतु ये सघोष में काउंट होता है, ये सघोष में काउंट होता है। और जो स स और ह है, ये इसमें से जो 3 है, ह को हम छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ह को बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, इनसे थोड़ा कम लगता है।
तो स और स को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम इसको महाप्राण कह देते हैं। तो महाप्राण में आपका क्या आ जाएगा, ये वाला यहाँ समझ लीजिए, श और स, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा 2/4 इंटू 3/5 कुछ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आता है, तो वैसे ही इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे। ये महाप्राण में आते हैं और ये अघोष में। ये ही तो इसमें टिपिकल चीज़ समझने वाली बात है। अभी तक तो ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हर चीज़ ट्रिक पे नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत पड़ना। अगर मेहनत, ये भी एक ट्रिक ही है। आप इसको महाप्राण अघोष बोल सकते हैं, इसको अल्पप्राण और सघोष बोल सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं छ, त्र, ज और स्र का। ये किस में आते हैं, तो ये भी देख लीजिए। छ, त्र ये अल्प प्राण और महाप्राण में नहीं आते हैं, क्योंकि ये 1.5 अक्षरी हैं, ठीक है। इसीलिए इसको ना अल्प प्राण बोला जाएगा ना महाप्राण बोला जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या, ह जो छोड़ा था वो किस में आएगा, तो आप ऐसे देख लीजिए। ह कहाँ आता है, ह आता है सघोष और महाप्राण में, इसको अलग से रखा जाता है। ह जो है ये सघोष है और महाप्राण है। महाप्राण क्यों, ये ह भी महाप्राण में ही आता है, लेकिन इन सब से एकदम माइनर, थोड़ा सा कम समय लगता है, लेकिन इसको रखा जाता है महाप्राण में ही। और ये सघोष में है, इसलिए मैंने इसको ऐसे डिनोट कर दिया कि ये सघोष में है और महाप्राण है। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज़ और जो सबसे समझने वाली है, जो हम स्वर पढ़े थे। तो स्वरों में 11 जो संख्याएं हैं, तो स्वर में, स्वर अब आप सोच रहे हो कि स्वर किस में आएंगे, अल्प प्राण में या महाप्राण में, सघोष में या अघोष में। तो आप सिंपल समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, जो स्वर होता है, स्वर मतलब क्या होता है, सघोष। स्वर सघोष से ट्रिक है ये, सघोष, स्वर से सघोष और अल्प प्राण, यानी कि इसको बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है। अ, आ, ई, उ, ए, मतलब कोई रुकावट नहीं, इसलिए अल्प प्राण में ही आएगा। क्या आएगा, ये अल्प प्राण में आएगा, अल्प प्राण। तो महाप्राण, अल्प प्राण, सघोष और अघोष आप समझ गए होंगे। पेपरों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको पूरे अच्छे से तैयार कीजिए। अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसी ऐसी वीडियो आपको ला कर देंगे कि आप ताजुब हो जाएंगे। आपके पेपरों में हिंदी में 25 में से 25 आप ला सकते हैं, ये मेरा दावा है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हिंदी वर्णमाला यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।